Geometric Progression. It is presented by me, Shubham Srivastav, corporate trainer at Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal, and educator at An Academy. So let's start today's session. Today's topic is geometric progression, and we are going to discuss what the geometric progression is. Okay, so let's talk about geometric progression. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे geometric progression के बारे में. And what is geometric progression? So quantities are said to be in geometric progression when they increase or decrease by a common ratio. कभी भी किसी भी क्वांटिटी को हम लोग तब बोलेंगे, कुछ क्वांटिटीज को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तभी बोलते हैं कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जब वो इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं एक कॉमन रेशियो से. जैसे कि आपको मैंने सिखाया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन डिफरेंस होता है, तो कोई भी क्वांटिटी या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है एक कॉमन डिफरेंस से. सिमिलरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाता है कॉमन रेशियो, मतलब आप अब एक नंबर को या तो मल्टीप्लाई करते जाते हो एक कॉमन रेशियो से या आप उसको डिवाइड करते जाते हो एक कॉमन रेशियो से. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है 4, 12, 36, 108. तो अगर आप यहाँ गौर करो, जब आप 4 से 12 पे जाते हो, 12 से 36 पे जा रहे हो, 36 से 108 पे जा रहे हो, तो यहाँ पे हर बार अगले वाले नंबर तक पहुंचने के लिए पिछले वाले नंबर में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 4 3 are 12, 12 3 are 36, 36 3 are 108. आप समझ पा रहे हो? ये जो यहाँ 3 है इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन रेशियो. ठीक है, आप इसकी जगह क्या कर सकते थे, आप मान लो आपके सामने अगर कोई एक ऐसी सीरीज दे रही होती यहाँ पे, ठीक है, मान लो आपके सामने एक सीरीज यहाँ पे दे रखी होती कि आपको बोला जाता 8 4 2 1. तो अब आप खुद सोच के देखो कि यहाँ 8 से 4 पे आने के लिए आपने डिवाइड करा है इसको 2 से, 4 से 2 पे आने के लिए आपने फिर डिवाइड करा है 2 से, और 2 से 1 पे आने के लिए आपने अगेन डिवाइड करा है 2 से. या मैं बोल सकता हूँ कि 8 से 4 तक आने के लिए आपने मल्टीप्लाई करा है 1/2 से. सिमिलरली 4 से 2 पे आने के लिए भी आपने मल्टीप्लाई करा है 1/2 से, और 2 से 1 पे आने के लिए भी आपने मल्टीप्लाई करा है 1/2 से. तो जब भी कोई क्वांटिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं बाय अ कॉमन रेशियो, हम उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है. आप जब भी एक सीरीज बनाते हो तो आप या तो एक कॉमन रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करते जाते हो अगले टर्म को पाने के लिए, या फिर आप उसको डिवाइड करते जाते हो एक कॉमन टर्म से, और उस कॉमन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो. ओके, सो अगर आपको यहाँ पे, अगर मान लो आपको यहाँ पे ये चीज निकालनी है कि आपको मान लो, देखो आप ए से ए आर पे जा रहे हो तो आर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ए आर से ए आर स्क्वायर पे जा रहे हो मतलब आर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ए आर स्क्वायर में आप आर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप अगले टर्म ए आर क्यूब पे जाओगे. तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको कॉमन रेशियो निकालना है तो आप अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को जो है डिवाइड, मतलब पिछले वाले टर्म से अगले वाले टर्म को आप डिवाइड करोगे. यानी कि आप क्या करोगे, ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, मतलब a2 डिवाइडेड बाय a1, a3 डिवाइडेड बाय a2. आप अगले वाले टर्म को डिवाइड करोगे पिछले वाले टर्म से. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आप खुद सोच के देखो, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसे वहां निकाला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हमने एक nth टर्म का फॉर्मूला निकाला था, हम यहाँ पे भी nth टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे. और ये nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे उसको मैं आपको बता देता हूँ. देखो आपके सामने एक सीरीज दे रखी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब. अब हम करेंगे क्या यहाँ पे कि यहाँ आप खुद ही सोच के देखो, मैंने क्या करा कि ये सामने नंबर्स लिखे कि कौन सा वाला टर्म है. जैसे अगर मैं बात करूं a1 की, तो फर्स्ट टर्म अपने सामने क्या है, a. सेकेंड टर्म अपने सामने क्या है, ए आर. थर्ड टर्म अपने सामने क्या है, ए आर स्क्वायर. आप अगेन देख रहे होगे कि फर्स्ट टर्म की जब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे a1 की, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ a1 की बात करूं तो a1 a है, यानी कि r a1 में है ही नहीं. फर्स्ट टर्म में r नहीं है, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में जो r की वैल्यू है, r की जो पावर है वो 0 है. अब अगर मैं बात करूं सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म में जो है a तो कांस्टेंट है और r की पावर 1 है, मतलब जब सेकंड टर्म है तो r की पावर 1 है. थर्ड टर्म की बात करें तो r की पावर 2 है. यानी कि अगेन देखो वही रिलेशन बन रहा है, आपका n के लिए क्या आ जाएगा, n-1 पावर. फोर्थ टर्म में देखो r की पावर 3 है, इसका क्या मतलब है, nth टर्म में इसकी पावर क्या होगी, n-1. तो an का फॉर्मूला हो जाएगा an इक्वल्स ar की पावर n-1. तो ar रेज टू n-1, ये an का यानी कि nth टर्म का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, वेयर a is the first term, n is the number of terms, r is common ratio, and an is the nth term. So let's talk about it. Let's discuss one problem related to this concept. Find the seventh term of 1 2 4 dot dot dot.
एक आपके सामने ये सीरीज दे रखी है 1 2 4 और आपको ऐसे अगले टर्म को निकालना है। तो आप खुद ही देखो कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 जो फर्स्ट टर्म है वो आपको 1 दे रखा है। सिमिलरली अब मैं बात करूं r अगर मुझे निकालना है तो या तो मैं a2 अपॉन a1 करूंगा या मैं a3 अपॉन a2 करूंगा। आगे वाले को आप डिवाइड करते हो पीछे वाले नंबर से। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो मैं ये चीज यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो या तो आप 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो या 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपका आंसर आएगा 2। तो आपको a पता चल गया, आपको r पता चल गया। नेक्स्ट चीज क्या आएगी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि an का जो फॉर्मूला है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो an का फॉर्मूला है वो क्या आता है, a r रेज टू n माइनस 1। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, a7 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a r रेज टू 6। 7 के फॉर्मूले में r की पावर 6 होगी, n के फॉर्मूले में आपकी r की पावर n माइनस 1 होती है। तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो a7 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 2 रेज टू 6। तो 2 रेज टू 6 की जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे आएगा 64 एंड इट इज आवर आंसर। अगर यहाँ पे कोई और सीरीज, लेट्स से मैं कहता हूँ कोई और सीरीज यहाँ पे होती हो जिसको हम लोग को निकालना होता, मैं कर रहा हूँ यहाँ किसी एक और सीरीज को ले लेता हूँ। मान लो आपके सामने लिखा होता 3 9 27, ठीक है। इसके बाद लिखा है 81। आपसे पूछा जाए कि इसके 10th टर्म को निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म a कितना है, 3। आपको r निकालना है, तो किसी भी, चाहे आप देखो 81 को डिवाइड करो 27 से, 27 को डिवाइड करो 9 से, 9 को डिवाइड कर दो आप यहाँ पे, एक मिनट, 9 को आप यहाँ पे डिवाइड कर दो 3 से। तो अल्टीमेटली आपके पास में जो r की वैल्यू आएगी, मैं एक ही किसी को कर लेता हूँ, 9 डिवाइडेड बाई मैंने 3 करा तो आ गया आपके सामने 3। तो r की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई 3, a भी आपका 3 हो गया, r भी आपका 3 हो गया। आपको निकालना कौन सा है यहाँ पे, 10th टर्म। तो आपका a10 कितना आ जाएगा, a10 आ जाएगा ar की पावर 9। तो ये क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये आ गया 3 इंटू 3 की पावर 9। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 की पावर 10, ये इसका 10th टर्म हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। nth टर्म अब से आप निकाल सकते हो किसी भी जीपी का, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन का। जैसे अर्थमेटिक मीन था वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। तो व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, लेट्स टॉक अबाउट इट। से देयर आर थ्री नंबर्स इन एन जीपी, दैट इज a1 a2 a3, देन a2 इज कॉल्ड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a1 एंड a3। अर्थमेटिक नहीं, सॉरी, इट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a1 एंड a3। अगेन आपके सामने सेम चीज रहेगी, जैसे अगर आपके सामने तीन नंबर हैं जो कि जीपी में है, देखो इसको पहले सही कर लेते हैं। ये यहाँ पे अर्थमेटिक, ये जो है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन नहीं होगा, यहाँ पे ये अर्थमेटिक मीन नहीं होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, ज्योमेट्रिक। ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। इसको रुक जाओ मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ। ये आपके सामने हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा, आपके सामने तीन नंबर है a1 a2 a3 और ये जीपी में है, तो जो बीच वाला टर्म होगा वो पहले और थर्ड वाले का क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जल्दी से मैं बताता हूँ। जैसे मान लो तीन नंबर है a1 a2 a3, तो आप इनका r कैसे निकाल सकते हो, या तो आप a2 डिवाइडेड बाई a1 कर दो या आप a3 डिवाइडेड बाई a2 कर दो। तो अब दोनों ही केसेस में क्या होगा, r की वैल्यू तो इक्वल होगी, और जब इक्वल वैल्यू होगी, आपके सामने a2 बाई a1 लिखा है, a3 बाई a2 लिखा है, आप ट्रांसपोज करोगे तो a2 a2 एक जगह आ जाएगा, और a2 a2 जब एक जगह आएगा, जब आपका a2 एक जगह आएगा तो वो हो जाएगा a स्क्वायर, और a1 और a3 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप a2 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 इंटू a3, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अपन लोग ऐसे समझते हैं, आपके सामने a1 a2 और a3, ये तीन आपके सामने नंबर है जो एपी में है, तो सॉरी जीपी में है। तो मैंने क्या करा, a2 अपॉन a1 करा, ये r की वैल्यू है, r की एक और वैल्यू क्या है, a3 अपॉन a2। मैंने इन दोनों को क्या करा, इक्वेट कर दिया। तो इन दोनों को अपन जब ट्रांसपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो a2 इंटू a2 क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर a2 स्क्वायर हो जाएगा, और a1 इंटू a3 इसके इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a1 इंटू a3। आई होप आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं यहाँ पे आपसे मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके सामने तीन नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे जीपी में है, तो ये तीन नंबर कौन से हैं आपके सामने, 3 9 एंड 27, ठीक है।
अब इनमें से अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो आप खुद ही सोच के देखो, इनका कहने का क्या मतलब है कि जो बीच वाला टर्म है वो आपके पहले और अगर थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट ले लो तो देखो 3 इंटू 27 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो 3 इंटू 27 कितना निकल के आता है, ये आपका निकल के आता है 81 और 81 का आप जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9। अब ये प्लस माइनस 9 दोनों आता है यहाँ पे, ये चीज आपको खुद भी पता है। तो अगर आपसे जब भी पूछा जाए 3 एंड 27 का आपको वो लेना है ज्योमेट्रिक मीन, तो आप दोनों इसको करके ले सकते हो। देखो मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए मान लो फॉर एग्जांपल मेरे सामने नंबर है, मेरे को बोला गया कि बताओ 3 और 27 का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो अपन ज्योमेट्रिक मीन निकाल चुके हैं। क्या आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 81 और इसको अपन आंसर लिखेंगे या तो +9 आएगा इसका आंसर या फिर -9 आएगा। +9 को अपन देख ही चुके हैं, देखो -9 अगर होगा तो 3 -9 27। इस केस में आपके सामने जो r की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -3। आप 3 में -3 का मल्टीप्लाई करोगे -9 आएगा, -3 में आप फिर से -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर प्लस का 27 आएगा, अगला टर्म फिर माइनस आ जाएगा, अगला टर्म फिर प्लस आएगा। तो आप ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके ज्योमेट्रिक मीन दोनों हो किसी भी नंबर का। मान लो आपसे ये चीज पूछा जाता है यहाँ पे कि आपका 7 है और 14 है, आपसे कह रहे हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो कुछ मत करो, इनका मल्टीप्लाई कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 14, 14 को मैं 2 इंटू 7 लिख रहा हूँ, तो 7 इंटू 7 बाहर आएगा तो 7 आ जाएगा, स्क्वायर रूट अंदर रह जाएगा और ये प्लस माइनस दोनों होगा, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, +-7 √2। आई होप ज्योमेट्रिक मीन भी अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे और मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम का जो यहाँ पे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस चैनल पे जाओ, उस सॉरी एक्चुअल में ग्रुप है वो एक, आप उस ग्रुप पे जाओ और आपका कोई भी डाउट आता है आप वहां मुझसे डिस्कस कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का आपको सम करना है तो आप कैसे करोगे, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने दो फॉर्मूले हैं, Sn equals a r r raised to n minus 1 upon r minus 1 या फिर a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। अब ये कब कौन सा फॉर्मूला अपन लोग यूज करते हैं, जो पहला फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जो पहला वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब r जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, और सेकेंड टर्म अपन कब यूज करते हैं, जब r जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, चीज एक ही है, लेकिन अब देखो r क्या हो सकता है, देखो r हो सकता है अगर 3 हो, जैसे एक केस हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि 3 9 27 81, ये क्या है, यहाँ r 3 है। अब आपका इसका n टर्म का, मान लो ये आपसे कहेंगे आप इसके 10 टर्म्स का सम निकालो, तो आप क्या करोगे, S10 आप क्या कर दोगे, a यानी कि 3 वैल्यू है इसकी। अब r क्योंकि बड़ा है 1 से, तो आप पहला फॉर्मूला लगाओगे, तो r की पावर n, n कितना है 10 माइनस, सॉरी एक सेकेंड, ये यहाँ लगाएंगे -1 अपॉन, ये आ जाएगा 3 माइनस 1, तो ये चीज क्या आ जाएगी 3/2 और यहाँ आ जाएगा 3 रेज टू 10 माइनस 1, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीजों को अपन लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं, चलो ये चीज हो गई। इसके बाद यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखें, जो आपको Sn की वैल्यू यहाँ पे बताई जा रही है, ये आपको दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला तब लगता है जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, सेकंड फॉर्मूला लगता है जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। 1 से छोटी कैसे हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, जब डिवीजन होता है। ठीक है, जब डिवीजन होता है, तो वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब सेकंड केस हम लोग और यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड केस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सेकंड केस मैंने आपको बताया, सेकंड केस की मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो सेकंड केस क्या है कि अगर मान लो आपके सामने एक सीरीज है, मान लो आपके सामने एक सीरीज है 10 5 5/2 5/4, आपसे ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, अब की बार में इसके 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 10, तो a, अब क्योंकि जो यहाँ पे रेशियो, कॉमन रेशियो है, वो क्या निकल के आएगा 5/10 करोगे आप, या आगे वाले में से पीछे वाले को किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 1/2। तो अब की बार ये 1 से छोटा है, तो अपन इसको क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 और इसकी पावर अपन करेंगे 10, क्योंकि आपको 10 टर्म्स का यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो नीचे आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा 10, 1 माइनस 1/2 की पावर 10
और ये अपॉन में कितना आएगा 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 20, आपका आंसर होगा 21 माइनस 1/2 की पावर 10। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है कि पहला वाला फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब r 1 से बड़ा है। देखो वैसे भी r-1 नीचे लिखा है, r बड़ा होगा तो आप उसमें से 1 को माइनस करोगे, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। सिमिलरली 1 माइनस r सेकंड फॉर्मूले में लिखा है, मतलब r जब छोटा होगा उसको आप 1 में से माइनस करोगे, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अल्टीमेटली दोनों एक ही चीजें हैं। अगर आप ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके उसको काट दोगे तो पहले वाले से दूसरा और दूसरे वाले से पहला फॉर्मूला जो है वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अगली चीज को। यहाँ एक और चीज आती है कि अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट टर्म्स जो होते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम सिर्फ दूसरे वाले केस में होता है जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, और ऐसे केस में इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला आता है a/1 - r। अब अपन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो ना वैल्यू होती है, ऐसा क्यों होता है कि ये सेकंड वाले केस में ही होती है। देखो अगर आपके सामने पहला केस है जिस केस में क्या होता है कि r की वैल्यू 1 बड़ी होती है 1 से, अगर पहले केस को ले मैं मान लेता हूँ r इक्वल्स 2, ठीक है। अब आपके सामने एक सीरीज है 1, तो अगला टर्म क्या होगा 2, अगला टर्म क्या होगा 4, अगला टर्म क्या होगा आपका 8, अगला क्या होगा 16 डॉट डॉट डॉट। मैं कहूँ इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालो, आप मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है। हर बार एक बड़ा नंबर आएगा, 16 के बाद 32, 68, 18, 128, 526, ऐसे सॉरी 256, 512, इस तरह से नंबर आते जाएंगे और ये बड़े नंबर आते जाएंगे। और अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम कर भी दोगे तो वो भी कहीं ना कहीं इनफाइनाइट ही आएगा, आप एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। लेकिन इसी को अगर मैं एक दूसरा केस लूं कि r की वैल्यू लेस देन 1 है, मैं मान लेता हूँ r इक्वल्स 1/2। तो अगर इस केस में मैं बात करूं तो पहला टर्म 1 है तो दूसरा क्या होगा 1/2, तीसरा क्या होगा 1/4, चौथा क्या होगा 1/8, पांचवा क्या होगा 1/16। यानी अब जो टर्म्स बढ़ रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, आप 1 में इनको ऐड करते जाओगे, ये 1 से छोटे 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 होते चले जाएंगे। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं कोई ढंग का एक नंबर आ जाएगा। अपन करके देखते हैं कि क्या नंबर आ सकता है यहाँ पे। जैसे मैं इसी सीरीज को लेता हूँ 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ऐसे में इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम निकालूं तो यहाँ r a की वैल्यू कितनी है 1 और r की वैल्यू कितनी है 1/2। तो अपने फॉर्मूले के हिसाब से इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा, a ऊपर आएगा और 1 - 1/2 करेंगे अपन लोग, तो ये क्या आ जाएगा 1/1/2, ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा 2। यानी इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का आप सम करोगे जो कि बार बार छोटे होते चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट टर्म्स का जब अपन सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स आप कम निकाल सकते हो, इसको बिल्कुल याद कर लो, अपने जहन में भर लो इस चीज को। आप इनफाइनाइट टर्म्स तभी निकाल सकते हो जब r इज लेस देन 1। क्लियर है ये चीज, जब r इज लेस देन 1, जब आप r का छोटा होगा आपका 1 से, तभी आप निकाल सकते हो इनफाइनाइट टर्म्स का सम। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ओके, तो चलिए ये बेसिक चीजें आपकी यहाँ पे मैंने आपको सिखाई जीपी से लेके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एचपी डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और आपको जो है नोटिफिकेशन जब मिलेगा तो आपको एक्सेस करने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू सो मच।